नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज से हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री जो है वो शुरू करने वाले हैं। इससे पहले मैंने मिडिएवल हिस्ट्री का 2 लेक्चर डाला था, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो थे वो डिस्कस किया था। लेकिन मुझे लगा कि पहले मिडिएवल हिस्ट्री को ख़त्म कर लेना चाहिए और साथ ही साथ एमसीक्यू को भी साथ ही साथ लेकर चलना चाहिए। इसलिए मैं आज से मिडिएवल हिस्ट्री को शुरू कर रहा हूँ। इसके साथ साथ हम लोग हर लेक्चर में पहले तो उसके थ्योरी को पढ़ेंगे, तो थ्योरी को पढ़ने के बाद जो है उससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू होंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी तक हम लोग डिस्कस करेंगे। खिलजी डायनेस्टी ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू होगा उसको डिस्कस करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोगों को मिडिएवल हिस्ट्री के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन में क्या कहता है कि दिल्ली सल्तनत जो है वो किसके द्वारा। पहले तो आप ये मैप देखिए पहले कि दिल्ली सल्तनत उस समय तक फैला कहाँ से कहाँ तक था। तो दिल्ली सल्तनत उस समय के पंजाब, काबुल, दिल्ली और बंगाल, और यहाँ पर आप देख रहे हैं हिमालयन रेंज है, गंगेटिक रेंज में बिहार यूपी भी आ जाता है। और यहाँ पर आपका ये जो है ये राजस्थान भी, ये हरियाणा राजस्थान ये सब भी आ जाता है। तो दिल्ली सल्तनत कहाँ कहाँ तक फैला था? काबुल, पंजाब, ये हिमाचल प्रदेश इधर आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, फिर यहाँ पर दिल्ली, बिहार, यूपी, इन सब जगह पर ये दिल्ली सल्तनत जो है पूरी तरह से फैला हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत का जो फाउंडर था वो एक तुर्किश था। तुर्किश मामलुक्स जो थे वो अफगानिस्तान के द्वारा जो है एम्प्लॉय किए गए थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जो अर्ली रूलर्स जो थे उन्होंने मंगोल इन्वेजन से बचाने के लिए जो है काफ़ी कोशिश की। नॉर्थ इंडिया को, जो मंगोल्स जो थे वो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी, ये नॉर्थ इंडिया का मैप है, ये वाला, ये पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया है। तो नॉर्थ इंडिया में जो है मंगोल्स का इन्वेजन जो है काफ़ी होता था। तो उस समय जो रूलर्स जो उस समय आए दिल्ली सल्तनत के, इन्होंने मंगोल्स को नॉर्थ इंडिया में आक्रमण करने से रोका। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने पावर डिराइव किया कहाँ कहाँ से। तो एक तो उनके पास मिलिट्री पावर थी, उन्होंने हाईवेज बनवाए, ट्रेड रूट्स को खोले, और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स, जैसे प्रोविंशियल गवर्नर्स का मतलब है जैसे बिहार में कोई गवर्नर नियुक्त कर दिया, यूपी में कोई गवर्नर नियुक्त कर दिया, पंजाब में कोई गवर्नर नियुक्त कर दिया, तो इनके द्वारा भी वो पूरे राज्य पे शासन करते थे। साथ ही साथ उन्होंने कॉपर और सिल्वर कॉइन्स को भी चलाया था। तो सबसे पहले ये आपको याद रखना है, सबसे पहले ये मामलुक्स जो थे एम्प्लॉय करते थे, मंगोल्स इन्वेजन से उन्होंने बचाया। उन्होंने मिलिट्री, हाईवेज, ट्रेड रूट्स, इन सब को जो है इन सब की शुरुआत की, और साथ ही कॉपर और सिल्वर कॉइन्स को भी उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। दिल्ली उनका कैपिटल था। कैपिटल कौन सा था? जो दिल्ली सल्तनत का कैपिटल कौन सा था? वो दिल्ली था। और जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? सबसे पहले बात है कि 1191 में, आप लोगों को याद होगा 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें जो है मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। और 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और उसके बाद ही एक्चुअली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, स्लेव डायनेस्टी की स्थापना हुई थी। तो याद रखना है आपको सबसे पहले कि पहला मुस्लिम इन्वेजन कब हुआ था। तो पहला मुस्लिम इन्वेजन हुआ था 712 AD में। और किसके द्वारा शुरू किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 में पहली बार मुस्लिम इन्वेजन जो है वो इंडिया में हुआ था। और पहला तुर्क इन्वेजन कब हुआ था? तो तुर्क इन्वेजन हुआ था मोहम्मद गजनवी के द्वारा, और ये कब हुआ था? 998 से लेके 1030 AD तक हुआ था मोहम्मद गजनवी के द्वारा। और सेकंड तुर्क इन्वेजन जो है वो मोहम्मद गौरी के द्वारा हुआ, और इसी मोहम्मद गौरी के इन्वेजन के बाद जो है इंडिया में मुस्लिम रूल की स्थापना हुई थी। तो ये 1175 से लेकर 1206 तक ये इन्होंने आक्रमण किया था इंडिया में। तो जो दिल्ली सल्तनत का पहला जो डायनेस्टी है वो है स्लेव डायनेस्टी। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में, फिर उसके बाद तुगलक, फिर सैयद, और फिर लोधी। आपको ये क्रम भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछ देता है कि इन डायनेस्टीज को क्रम में सजाइए। तो आपको याद रखना है स्लेव, सबसे पहले स्लेव आया, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। स्लेव्स ने 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया। खिलजी डायनेस्टी का शासन था 40 ईयर्स तक था, 1290 से लेकर 1312 तक। तुगलक्स ने 1320 से लेकर 1414 तक शासन किया, और सैयद ने 1414 से लेकर 1451 तक, और लोधीज ने 1415 से लेकर 1526 तक शासन किया था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि
1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, सेकेंड वॉर ऑफ तराइन हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था। इसके बाद जो है जब मोहम्मद गौरी यहाँ से जाने लगा तो उसने अपने जो है एक जो स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको इंडिया में छोड़ दिया था शासन करने के लिए, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी यानी कि ममलूक डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो सबसे पहले तो दिल्ली सल्तनत के हाइलाइट्स के बारे में जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में क्या क्या हुआ था, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है दिल्ली सल्तनत में टैक्स जो था वो स्टैंडर्डाइज नहीं था, यानी कि एक सिमिलर तरह का टैक्स नहीं होता था। टैक्स जो है डिफरेंट वेज में होता था। कभी टैक्स जो है फ्लक्चुएट करता था, कभी टैक्स जैसे 1/3 हो गया प्रोड्यूस का, कभी 1/2 हो गया। यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कभी कभार हाफ भी टैक्स हो जाता था, कभी कभार 1/3 भी टैक्स हो जाता था। साथ ही साथ कैनल्स और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को भी डेवलप किया गया ताकि एग्रीकल्चर को जो है एक्सपेंड किया जा सके। आपको पता है कि बिना कैनल और इरिगेशन फैसिलिटीज़ के एग्रीकल्चर को बढ़ाना काफ़ी मुश्किल होता है। इब्न बतूता को भेजा गया था चाइना में वहाँ के सुल्तान के द्वारा एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिल्ली सल्तनत। उसके बाद सूफी और भक्ति मूवमेंट जो था वो विच बिलीव्ड इन फंडामेंटल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन बिकेम पॉपुलर। इसी समय में दिल्ली सल्तनत के समय में ही जो है सूफी और भक्ति मूवमेंट भी जो है काफ़ी पॉपुलर हुआ। और जो है किस किस चीज़ में ट्रेड करना शुरू हुआ था, एक्सपोर्ट्स किस किस चीज़ का फ्लरिश हुआ दिल्ली सल्तनत में, तो कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल का, पेपर इंडस्ट्री का, लेदर मेकिंग का, मेटल क्राफ्ट्स का और कारपेट वीविंग का, इन सब का जो ट्रेड था वो इंडिया में काफ़ी फ्लरिश हुआ दिल्ली सल्तनत के आने के बाद। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि मंगोल के आक्रमण से हम लोगों को जो नॉर्थ इंडिया था उसको बचाया गया था। नई तरह के आर्ट और आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ। या डोम टाइप स्ट्रक्चर जो ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ये भी दिल्ली सल्तनत के समय में ही शुरू हुआ था। और इस समय में एक सबसे बड़ी बात ये थी कि हिंदू और मुस्लिम पीजेंट्स के बीच में रिबेलियन जो है वो कांस्टेंट रहा। जो मतलब जो दोनों के बीच में जो लड़ाई जो होती रहती थी वो कंटिन्यू रही थी। स्लेव डायनेस्टी का जो पहला राजा था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गजनी के डेथ के बाद इन्होंने न्यू डायनेस्टी की स्थापना की थी, जिसे मामलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी में टाइमलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है आराम शाह का कार्यकाल काफ़ी छोटा था और इसके बारे में डिटेल का डिस्कशन भी किसी बुक में नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आता है इल्तुतमिश जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसका रजिया सुल्तान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नसरुद्दीन मोहम्मद जिसके बारे में भी ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं किया गया है, लेकिन बलबन के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया गया है। तो जो इम्पोर्टेंट राजा थे इस समय के वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। तो अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो ममलूक डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर था। और उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी जब वो पोलो खेल रहा था तो घोड़े से गिर गया था। उसी समय में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसने टाइटल एक लिया था सुल्तान का, वो था गियासुद्दीन महमूद का टाइटल इसने जो है लिया। फ्रॉम गियासुद्दीन मोहम्मद से इसने एक टाइटल लिया था सुल्तान का, दिल्ली ऑफ सुल्तान का टाइटल इसे मिला था। किसके मदद से मिला था? किससे मिला था? गियासुद्दीन महमूद की तरफ से इसे एक टाइटल मिला था सुल्तान ऑफ दिल्ली। इसने दो इम्पोर्टेंट मॉस्क, टू फेमस मॉस्क आपको याद रखना है कि टू फेमस मॉस्क इसने जो बनाया था वो था कुव्वतुल इस्लाम और अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है कुव्वतुल इस्लाम कहाँ बनाया था? कुव्वतुल इस्लाम इसने बनाया दिल्ली में, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ बनाया? ये बनाया था अजमेर में। और ये जो था मैट्रिमोनियल अलायंस में विश्वास करता था, यानी कि जो अगर इसे कहीं पे लगा कि किसी राज्य को नहीं जीत सकते हैं तो वहाँ पे किसी से शादी कर लिया और उसके बाद मैट्रिमोनियल अलायंस बना के उसे अपने में मिला लिया था। इसने कौन कौन से राज्य को अपने, कौन कौन से उस समय के जो एरिया था उसको अपने में मिलाया था? तो वो था मेरठ, कलिंजर, महोबा, कोयल, रणथंभौर, कन्नौज, ईटीसी, इन सब एरिया को अपने में मिलाया था। एक तरह से इसे बहुत बड़ा दानी कहा जाता था, यानी कि दान बहुत ज़्यादा करता था, इसलिए इसे लाख बख्श और गिवर ऑफ लैक्स भी इसे कहा जाता था। इसने कुतुब मीनार को भी दिल्ली में बनवाना शुरू किया था। ये सब बातें आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में याद रखनी है। इसका दूसरा राजा आता है आराम शाह। आराम शाह जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासन में आता है और इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं डिस्कशन है। तो आफ्टर ऐबक्स डेथ हिज सन आराम शाह वाज इंथ्रोन्ड एज लाहौर, बट जो उस समय के जो नोबेल्स थे इनको लगा कि यार ये शासन करने योग्य नहीं है, तो इसलिए जो है इसको हटाकर उसने
कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ जो थे उसको इल्तुतमिश को राजा बना दिया था। अब इल्तुतमिश के बारे में इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? उसका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो था वो उसका पूरा नाम था। और उसने जो है पूरा जो इंडिया में जो एक्विजिशन का काम होता है उसी ने शुरू किया था, यानी किसी राज्य पर आक्रमण करके उसे अपने राज्य में मिला लेना, इसका काम जो है इसी ने शुरू किया था। सबसे पहले इसने क्या किया कि इसने कुतुब मीनार का जो मंजिल जो बचा हुआ था बनवाने का काम जो है वो इल्तुतमिश ने ही पूरा कराया था। जितना काम भी उसका बचा हुआ था कुतुब मीनार का। इसने कौन कौन से राज्य को सबसे पहले मिलाया था अपने में? वो था कन्नौज, वाराणसी, बहराइच, अवध, ग्वालियर, बयाना, अजमेर, संभल, नागौर। आप लोग को ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन एक तरह से मैप में आप लोगों को याद रखना है कि कौन कौन से एरिया को इसने अपने मिलाया था। तो कन्नौज, वाराणसी इनमें से, और अवध जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसने यह पहला ही वॉज द फर्स्ट तुर्क सुल्तान टू स्ट्राइक प्योर अरेबियन कॉइन्स। इसने जो है प्योर अरेबियन कॉइन्स को इंडिया में चलाया था। और जो हिज गवर्निंग क्लास कंसिस्टेड ऑफ 2 ग्रुप्स, एक तो तुर्की स्लेव रहते थे और एक ताजिक रहते थे। इसके शासन में इसने जो है गवर्निंग क्लास को 2 भागों में बांट दिया था, एक तुर्की स्लेव में और एक ताजिक में। और इसने जो है इक्ता सिस्टम की भी शुरुआत की थी। करेंसी को इसने शुरू किया था ताकि जो अपने सल्तनत एक करेंसी चलने से क्या हो जाता है कि एक करेंसी अगर पूरे एरिया में चलेगी तो वहाँ के लोग जो है एक तरह से एकजुट रहेंगे, सबको पता रहेगा कि हमें इस एरिया से कुछ ना कुछ काम पड़ सकता है बाद में जाके। तो इसने जो है करेंसी सिस्टम की भी शुरुआत की थी। और इसने जो है सिल्वर टका और कॉपर जिताल इसने चलाया था। इसने 40 लॉयल नोबल्स के लिए एक तुर्कान ए चहलगानी सिस्टम की भी शुरुआत की थी। ये तुर्कान चहलगानी सिस्टम में कितने लोग होते थे? ये इसमें होते थे 40 लोग होते थे। और ये नोबल्स लोग जो उस समय के होते थे वो होते थे। तो जो इल्तुतमिश के बारे में 2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें पूछा जाता है कि जो टका जो था और टका और जिताल ये किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था इल्तुतमिश ने। और ये चहलगानी सिस्टम जो था तुर्कान चहलगानी सिस्टम ये किसने शुरू किया था? ये भी शुरू किया था इल्तुतमिश ने। और टका जो था वो सिल्वर का बना होता था और जिताल जो है वो कॉपर का बना होता था। इल्तुतमिश के बाद जो है वो रजिया बेगम वो सुल्तान बनी थी। लेकिन जो एक्चुअली में जो उसमें का तुर्कान चहलगानी सिस्टम जो इल्तुतमिश ने शुरू कर दिया था, तो तुर्कान चहलगानी सिस्टम में जो नोबल्स थे उनको ये पसंद नहीं आया कि एक लड़की जो है वो आके शासन करे। तो उसने जो है रजिया सुल्तान के खिलाफ जो है इंट्रिग शुरू कर दिया, कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दी। और अंत में जो है रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? 1240 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, कैथल के नज़दीक में उसका मर्डर कर दिया जाता है। और किसके इंट्रिग किसके षड्यंत्र से? तो जो 40 लोग जो थे तुर्कान चहलगानी सिस्टम के, उसके द्वारा जो है उसी के द्वारा इसकी मृत्यु कर दी जाती है। उसके बाद आता है गयासुद्दीन बलबन का कार्यकाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग को याद रखना चाहिए। तो बलबन who has control over sovereignty sat on throne in 1266 AD, यानी 1266 AD में वो गद्दी पर बैठता है और उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। इसने मंगोल आक्रमण को जो झेला था, मंगोल आक्रमण से नॉर्थ इंडिया की रक्षा की थी। और इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवान ए अरीज डिपार्टमेंट जो है मिलिट्री डिपार्टमेंट था। ये किसने बनाया था? ये बलबन ने बनाया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है दीवान ए अरीज डिपार्टमेंट किसने बनाया था? तो ये बनाया था बलबन ने। साथ ही इसने जो है सजदा और पैबोस नाम के 2 प्रथा को शुरू किया था। सजदा मतलब बोइंग टू द किंग, यानी किंग के सामने अपने सर को झुकाना। और पैबोस मतलब जो होता था वो किंग के फीट को टच करना, चूमना, उसे बोलते थे पैबोस। तो सजदा और पैबोस नाम का जो 2 प्रथा था वो बलबन ने शुरू किया था। इसने किंगशिप नाम की प्रथा जो है वो इसने पहला रूलर था जो किंगशिप में भरोसा करता था, यानी कि किंग को गॉड के समान जो है समझता था। और जो कहता था कि किंग जो है वो राजा का प्रतिनिधि होता है और किंग जो कुछ कहता है वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा था? हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, पिछले वाले वीडियो में, कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, यानी किंगशिप जो है कोई किंगशिप को नहीं जानता था। ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद फिरोज खिलजी ने बलबन के सक्सेसर को मृत्यु कर दी और उसका दिल्ली सल्तनत पर जो है वो इसका शासन हो गया था फिरोज खिलजी का।
अब तुर्के चहलगानी सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो तुर्काने चहलगानी सिस्टम में जो था, इसमें 40 जो चहलगान्स थे वो काफ़ी पावरफुल थे और हाईली प्लेस्ड थे, यानी कि जो राजा होता था, राजा के काफ़ी नज़दीक बैठते थे, मंत्री जो होते थे वो उन सबको जो है तुर्काने चहलगानी सिस्टम में उन्हें बैठाया जाता था और काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे वो होते थे। और साथ ही साथ वो इल्तुतमिश के जो है पर्सनल सपोर्टर होते थे, यानी कि इल्तुतमिश कोई बात बोलता था उसके अगेंस्ट में वो कभी नहीं जाते थे। और इसने जो है द चहलगान स्टार्टेड लुकिंग फॉर पर्सनल गेंस एंड प्लेड ऑन प्राइस अगेंस्ट द अदर। और बाद में क्या हुआ कि ये सिस्टम क्यों ज़्यादा जो है दिल्ली सल्तनत को खोखला करने लगा कि ये जो 40 लोग जो थे वो अपने स्वार्थ के लिए काम करना शुरू कर दिया इन्होंने, और इनका स्वार्थ जो था वो दूसरे को पे करना पड़ा इसका प्राइस। जब बलबन जब सुल्तान बना था तो इसने तुर्काने चहलगानी सिस्टम को ख़त्म कर दिया था, यानी कि बलबन जब सिस्टम में आया तो उसने जो इन सब के पावर को ख़त्म कर दिया और अपने स्ट्रेंथ को रूल कर दिया, क्योंकि इसने क्या बोला था कि इसने किंगशिप के थ्योरी में भरोसा करता था, किंगशिप के थ्योरी में ये भरोसा करता था। अब तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत का पहला डायनेस्टी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया, स्लेव डायनेस्टी। अब थोड़ा खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे। खिलजी डायनेस्टी में जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है, ये 1290 से लेकर 1320 तक इसका शासन चला था। और इसकी खिलजी डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। और जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था ये सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था, और अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1316 तक जो है खिलजी डायनेस्टी पे शासन किया था। अब क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को अलेक्जेंडर बोलना शुरू कर दिया था, अलेक्जेंडर II। और इसने जो कॉइन्स होते थे, उस समय के जो कॉइन्स चलते थे, उस पर जो है इसने अपना नाम जो है अलेक्जेंडर II लिखवाया था। यानी कि जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सेकंड अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है, तो वो अलाउद्दीन खिलजी को बोला जाता है। इसने एक टाइटल अडॉप्ट किया था जिसका नाम था यास्मीन उल खिलाफत नासरी अनुरुल मुमीन। ये काफ़ी लंबा टाइटल है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि यास्मीन उल खिलाफत नासरी अनुरुल मुमिनीन जो है ये टाइटल इसने अडॉप्ट किया था। इसने नॉर्थ इंडिया के काफ़ी इंपॉर्टेंट जो उसमें के राजा थे उन सबको अपने मिलाया था। उसमें चित्तौड़, रणथंभौर, तेलंगाना, होयसाला, पांड्याज एंड देवगिरी, इन सब तक इसका शासन था। चित्तौड़, रणथंभौर, तेलंगाना, होयसालाज, पांड्याज और देवगिरी, इन सब एरिया में इसने अपना शासन को फैला लिया था। वो काफ़ी एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर भी था। और इसने आपको पता ही है कि 2 प्रकार का जो है दाग और चेहरा नाम के 2 सिस्टम को इसने शुरू किया था। इसने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अलाउद्दीन खिलजी के समय में वो ये है कि इसने जो है एक मार्केट रेगुलेशन काफ़ी इसका अच्छा था। मार्केट रेगुलेशन यानी कि मार्केट के प्राइस को कभी बढ़ने नहीं देता था जिससे लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए इसका मार्केट रेगुलेशन के बारे में कहा जाता है कि इसने जो है नए मार्केट रेगुलेशन की स्थापना की थी। साथ ही साथ जो है आर्मी को जो है कैश में पेमेंट देने की प्रथा भी इसी ने शुरू की थी। जो अगर आपसे अगर पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में या फिर खिलजी डायनेस्टी में न्यू मार्केट रेगुलेशन की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और कैश में आर्मी को पेमेंट देने की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अब जो मार्केट रेगुलेशन के लिए इसने दो इम्पोर्टेंट जो है लोगों को मतलब अपॉइंट किया था, उसका नाम था दीवान ए रियासत और शाहना ए मंडी। ये इनका क्या काम था, ये मार्केट में जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होते रहता था कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें इन्होंने इन दो लोगों को अपॉइंट किया था, दीवाने रियासत और शाहना ए मंडी को, ताकि जो है प्राइस में जो प्राइस फ्लक्चुएशन जो है उसको रोका जा सके और जो प्राइस है वो स्टेबल रह सके। ही डिक्लेयर्ड ऑल लैंड इन द एरिया फ्रॉम लाहौर टू कारू टू बी स्टेट लैंड। इसने लाहौर से लेकर कारू तक के जितने भी एरिया था उसको अपने एरिया में मिला लिया था, यानी कि उसको स्टेट लैंड बोलता था। इसने 2 इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट की स्थापना की थी जिसमें इसका नाम अलाई दरवाज़ा और सीरी फोर्ट। अलाई दरवाज़ा और सीरी फोर्ट जो है किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने शराब के कंजम्पशन पे और जो सोल्जर्स लोग जो पार्टी करते थे उस पर बिल्कुल ही पाबंदी लगा दी थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा राजा था जिसने शराब पे पाबंदी लगा दी थी, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। द मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइस कंट्रोल
कवरिंग ऑलमोस्ट द एंटायर मार्केट सो द कॉस्ट ऑफ लिविंग वुड नॉट बी हाई। हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है कि इसने जो है प्राइस सिस्टम को स्टेबल कर दिया था ताकि जो है जो इन्फ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ना हो सके, और इसने जो ग्रेन्स जो होते थे उसका जो है प्राइस जो है वो फिक्स्ड कर दिया था। देयर वॉज रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ हाई क्वालिटी क्लॉथ, यानी कि जो हाई क्वालिटी के क्लॉथ होते थे उसके सेल और परचेज पे इसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। इसकी मृत्यु हो गई थी 1316 एडी में, और इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है वो थ्रोन पे बैठा था, लेकिन उसके बाद जो है लगभग इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट राजा नहीं था, और जो है इसी के साथ खिलजी डायनेस्टी की जो है खिलजी डायनेस्टी का अंत हो जाता है। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी की स्थापना होती है 1320 के बाद। तो इस तरह से हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी को खत्म कर लिया है, और इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है वो एक बार जरा हम लोग देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा तुर्किश जनरल था जिसने नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था? तो ये था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा और जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था उसको डिस्ट्रॉय किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि अबाउट हुज किंगडम इट इज सेड दैट द डोमिनियन ऑफ द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स एक्सटेंडेड फ्रॉम दिल्ली टू पालम। किसके बारे में ये कहा जाता था कि दिल्ली से लेके पालम तक जो है वो उसका एक राज्य जो है वो फैला हुआ था? तो ये कहा जाता था महमूद तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के बारे में ये बात कही जाती थी कि उसका राज्य जो था वो दिल्ली से लेके पालम तक था। तीसरा क्वेश्चन है कि आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर बलबन अज्यूम द ग्रैंड टाइटल ऑफ। बलबन ने किस टाइटल को अडॉप्ट किया था? तो वो था जिले इलाही। जिले इलाही के टाइटल को बलबन ने अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फवाजुल जो सल्तनत पीरियड में एक वर्ड था, इसका क्या मतलब था? तो इसका मतलब था एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय द इक्तादार्स, यानी इक्तादार्स के द्वारा जो है ज़्यादा अमाउंट जो है पे किया जाता था एक्सचेकर को, यानी कि राजा को, उसको बोलते थे फवाजिल। तो फवाजिल वाज बैलेंस बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ इक्ता होल्डर्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ इक्ता होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन हुज डेथ बदायूं ने कमेंट करा था कि द किंग वाज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग, यानी कि लोग जो है राजा से फ्री हो गया और राजा जो है वो लोगों से फ्री हो गया। या बदायूं ने किसके मृत्यु पर कमेंट किया था? तो इसने किया था मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर इसने ये चीज कमेंट किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो अलाउद्दीन खिलजी सेट अप अ डिपार्टमेंट अरीज डिपार्टमेंट, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि अरीज डिपार्टमेंट जो है वो किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था बलबन के द्वारा, इसे शुरू किया गया था, जो दीवाने अरीज डिपार्टमेंट था उसको। तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि बलबन इंट्रोड्यूस द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेज इन हिज मिलिट्री, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसे ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेज किसने शुरू किया था? दाग और चेहरा, तो ये शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक वाज सक्सीडेड बाय हिज अंकल टू द मिलिट्री, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को जो है कौन जो है सक्सीड किया था? वो था फिरोज शाह तुगलक, जो उसका कजन था, ना कि उसका अंकल था, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। और अगला स्टेटमेंट है फिरोज तुगलक सेट अप अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसने जो है एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया था जो जिसे डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स कहा था, यानी कि दीवाने बंदागन भी जिसे कहा जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन सब लोगों को क्रम में सजाना है कि सबसे पहले कौन आया था, सबसे बाद में कौन आया था। सबसे पहले बना था बहलोल लोदी, उसके बाद आया सिकंदर लोदी, उसके बाद आया इब्राहिम लोदी। तो ये आपको याद रखना है कि मैंने आपको बताया भी था, कभी कभार जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने को बोल देते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को उठाया था। तो इसमें आया सबसे पहले आता है बहलोल लोदी, फिर आता है सिकंदर लोदी, फिर आता है इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान वाज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग मार्केट कंट्रोल। अभी हमने डिस्कस किया मार्केट कंट्रोल के लिए किसको जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किताब ई नौरस, किताब ए नौरस किसने लिखा था? किताब ए नौरस लिखा था इब्राहिम आदिल शाह टू ने लिखा था किताब ए नौरस। किताब ए नौरस किसने लिखा था? इब्राहिम आदिल शाह टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु वर अमील्स। अमील्स कौन थे? जो उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो लोग, किन्हें अमील्स कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था जो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे,
उसे अमील्स कहा जाता था, जो आज के डेट में जैसे आपने जैसे अमीन जो वर्ड सुनते हैं ना, वो उसी समय का अमील्स था, जिसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए बनाया था। तो अलाउद्दीन टेकन 50% लैंड टैक्स फ्रॉम फार्मर्स, 50% लेता था। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु मेजर्ड लैंड फॉर कलेक्टिंग एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, यानी कि इसने जो है लैंड को मेजर भी किया था और उसके बाद उस पर जो है टैक्स लगाना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, लेकिन आप लोग याद रख लीजिए कि सैयद डायनेस्टी को किसने शुरू किया था, वो था खिज्र खान। खिज्र खान ने सैयद डायनेस्टी की शुरुआत की थी। और सैयद डायनेस्टी जो था इंडिया में कब से कब तक रूल किया, तो 1414 से 1451 तक, और उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्ता जो था वो सल्तनत पीरियड में वो क्या था, तो इक्ता जो था एक लैंड होता था जो आर्मी को दिया जाता था। आर्मी में जो लोग सर्व करते थे उसे दिया जाता था इक्ता सिस्टम, जिसे इक्तादारी सिस्टम में जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में जो दिल्ली सल्तनत था वो हाईएस्ट पीक पर था, यानी कि किसके समय में दिल्ली सल्तनत का एरिया जो था वो सबसे ज़्यादा था, तो वो था मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत का एरिया जो था वो सबसे बड़ा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस डायनेस्टी ने लॉन्गेस्ट पीरियड तक शासन किया, तो वो था तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी ने सबसे लंबे समय तक, जो पांचों डायनेस्टी जो है दिल्ली सल्तनत की, उसमें से पांचों डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा देर तक शासन कौन किया, तो वो था तुगलक डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द सुल्तान्स इज क्रेडिटेड विद हैविंग इंट्रोड्यूस्ड अ प्योरली अरेबिक करेंसी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। कौन सुल्तान था जिसने जो प्योरली अरेबिक करेंसी जो है गोल्ड और सिल्वर में शुरू किया था, तो वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था, इसने अरेबिक करेंसी की शुरुआत की थी गोल्ड और सिल्वर में। तो इस तरह से आज का लेक्चर हम लोगों ने मतलब समाप्त किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बीच शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।